गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएमएस स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम उस साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया था। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि भारत के विश्वगुरु बनने की पहली कहानी है। तो तैयार हो जाइए उस दौड़ में चलने के लिए जहाँ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मौर्य राजवंश की स्थापना किस मगध शासक को हराकर की गई थी? मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से 322 बीसी में, चाणक्य की मदद से। और ये नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर करते हैं। प्रश्न संख्या 2। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखे हैं वो 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और लगभग 6000 श्लोक है इसमें। 6000 श्लोक। इस अर्थशास्त्र में केवल अर्थशास्त्र की ही जानकारी नहीं मिलती है बल्कि राजनीति और शासन कला की ये पुस्तक है। प्रश्न संख्या 3। यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किसके लिए किया था? जस्टिन जो है सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए करते हैं। वही प्लूटार्क जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड्रोकोटस। और यही सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स करवाते हैं। विलियम जोन्स। सेंड्रोकोटस नाम दिया जस्टिन, एंड्रोकोटस प्लूटार्क, और ये दोनों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स करवाते हैं। प्रश्न संख्या 4। विशाख दत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस लिखे हैं उसमें मौर्यों के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किए हैं। ब्रिसल का अर्थ होता है निम्न कुल और ब्रिसल यानी कुलहीन। ये शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 5। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हैं। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है जिसमें संधि के तहत जो है सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्लेनिया या फिर उन्हीं का नाम हेलेना था उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाते हैं। तो इनका दूसरा नाम लिख लीजिए कार्नेलिया। प्रश्न संख्या 6। मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत बनकर आया था? तो ये मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत बनकर आए थे। और ये एक बुक लिखते हैं इंडिका नामक बुक। मेगास्थनीज लिखते हैं इंडिका नामक बुक। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। प्रश्न संख्या 7। वह कौन सा जैन मुनि था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला गया था? तो वो जैन मुनि थे भद्रबाहु। मगध में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, भीषण अकाल, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहीं वो संलेखना विधि द्वारा अपने जीवन का परित्याग करते हैं। संलेखना मतलब भूखे प्यासे रहकर जीवन का परित्याग करना होता है। प्रश्न संख्या 8। सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्यकालीन प्रांतीय गवर्नर ने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था और इस बात की जानकारी हमें मिलती है गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से। गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त के जो प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य थे वही के सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं जनहित और सिंचाई के लिए। प्रश्न संख्या 9।
मौर्य काल में मुद्रा जारी करने का अधिकार किस अधिकारी के पास था? तो मुद्रा जारी करने वाले अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे। वही राजकीय भूमि के अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाते थे। राजकीय भूमि के अधिकारी। और पाण्याध्यक्ष जो थे वो वाणिज्य विभाग के प्रधान। वाणिज्य विभाग के प्रधान। वाणिज्य विभाग के प्रधान को पन्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष हो गया मुद्रा जारी करने वाले को, और राजकीय भूमि के अधिकारी को सीताध्यक्ष। प्रश्न संख्या 10। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप कितने हाथी दिए थे? ये 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस के साथ संधि हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य उपहार स्वरूप 500 हाथी भेंट करते हैं, और इसकी जानकारी प्लूटार्क देते हैं। प्लूटार्क के अनुसार ही 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को देते हैं उपहार स्वरूप। प्रश्न संख्या 11। यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रोचैट्स किसे कहा गया है? अमित्रोचैट्स अर्थात अमित्रघात किसे कहा गया है? ये बिंदुसार को कहा गया है। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को यूनानी लेखक ने अमित्रोचैट्स कहा है, जिसका अर्थ होता है अमित्रघात, मतलब कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुओं का विनाश करने वाला। वही बिंदुसार को कहा जाता है योग्य पिता का पुत्र और फिर योग्य पुत्र का पिता, मतलब इनके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य वो भी योग्य रहे और इनके पुत्र अशोक वो भी योग्य रहे। तो ये बिंदुसार हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 12। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा गया था? तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है बिंदुसार के शासनकाल में। पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है, फिर बाद में भेजा जाता है अशोक को, जब ये विद्रोह नहीं दबता है तो पहले भेजा जाता है सुसीम को। प्रश्न संख्या 13। सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो ये डायमेकस को भेजे थे राजा एंटियोकस, और डायमेकस को कहा जाता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। प्रश्न संख्या 14। बिंदुसार किस दार्शनिक संप्रदाय का प्रबल अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय के थे प्रबल अनुयायी। बिंदुसार बौद्ध या जैन धर्म के बजाय आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देते हैं, और ये आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है ये हैं मखलीपुत्र घोषाल। मखलीपुत्र घोषाल। प्रश्न संख्या 15। किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था? तो ये दिव्यावदान के अनुसार बौद्ध ग्रंथ है, ये दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है, और इसी में उल्लेख है कि बिंदुसार की मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे जिसका प्रधान खल्लाटक नाम का मंत्री था। प्रश्न संख्या 16। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? वास्तविक अभिषेक होता है 269 BC में, जबकि बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 BC में। लेकिन सत्ता के लिए भाइयों के बीच जो संघर्ष हुआ उसके कारण 4 वर्ष बर्बाद हो जाता है। बाद में 269 BC में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। प्रश्न संख्या 17। अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसका उल्लेख उसके प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है? पत्नी का नाम था कारुबाकी,
अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख से ही, जिसको कि कहा जाता है रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख, इसी में कारुबाकी का जिक्र आता है और उनके एक पुत्र का नाम भी इसमें आता है। उनके पुत्र का नाम तीबर था, तीबर, तीबर पुत्र, और ये पत्नी कारुबाकी। प्रश्न संख्या 18, कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लड़ा गया? तो ये 8वें वर्ष लड़ा गया है, क्योंकि 269 BC में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। और ये जो कलिंग का युद्ध था, ये इनके जीवन का लास्ट युद्ध था, सबसे अंतिम युद्ध। प्रश्न संख्या 19, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया है? ये 13वें शिलालेख में किए हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार होता है। इसमें 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया जाता है और अशोक के हृदय परिवर्तन की भी जानकारी इसी में दी गई है, हृदय परिवर्तन की। प्रश्न संख्या 20, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस भिक्षु को जाता है? उपगुप्त को जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक अशांत हो गए थे काफ़ी, तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ही उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न संख्या 21, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? ये जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं सबसे पहले, और ये अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि को पढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में इनको सफलता मिलती है। प्रश्न संख्या 22, देवनाम प्रियदर्शी, इसका अर्थ होता है देवताओं का प्यारा, यानी देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। ये उपाधि सम्राट अशोक भी धारण किए थे और उनका पोता दशरथ मौर्य भी ये उपाधि धारण करते, अर्थात बी और सी, अशोक और दशरथ मौर्य, यानी बी और सी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 23, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक का जो 7वां स्तंभ लेख है यह सबसे लंबा है। अशोक का जो टोटल स्तंभ लेख है वो टोटल 7 है, टोटल 7 स्तंभ लेख है, जिसमें कि 7वां स्तंभ लेख जो है वो सबसे लंबा है। इसमें अशोक के धर्म और लोक कल्याणकारी कार्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 24, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किए थे? तो ये राज्याभिषेक अपना करवाते हैं 269 BC में और इसके 20 वर्ष बाद ये लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। ये बुद्ध की जन्म स्थली है लुम्बिनी, यहाँ पे ही बुद्ध का जन्म हुआ है। कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक शहर में, और यहाँ पे ही है बुद्ध के सम्मान में पत्थर की दीवार बनवाए हैं और स्तंभ स्थापित किए हैं अशोक। प्रश्न संख्या 25, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो है वो 5वें शिलालेख में है। वही 3रे शिलालेख में जो है अशोक अपने मंत्री को ये आदेश देते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा करें, प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें। और चौथा जो शिलालेख में है उसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की गई है, भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष। और 7वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, धार्मिक सहिष्णुता। प्रश्न संख्या 26, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से भारत में हुआ है? तो भारत में जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। वही खरोष्टी का प्रयोग पाकिस्तान में हुआ है। अरमाइक और यूनानी यानी ग्रीक ये अफगानिस्तान के सारे कुहना अभिलेख में।
यानी कि भारत में जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, जो कि बाएं से दाएं लिखे जाती है। वही उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो वहाँ खरोष्टी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 27, श्रीनगर कश्मीर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये अशोक करते हैं। कल्हन का एक बुक है लिखा हुआ राजतरंगिणी, जो कि कल्हन द्वारा लिखा गया है। इसी बुक से इस बात की जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक जो है कश्मीर में बितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर की स्थापना की। ये जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पे है और श्रीनगर के शहर की स्थापना अशोक ने की है। इस बात की जानकारी हमें कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी से मिलती है। प्रश्न संख्या 28, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार में हुआ था। अशोकाराम विहार में। सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था। प्रश्न संख्या 29, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी यूनानी और अरमाइक है? सरेकुना कंधार, जो कि अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के कंधार से ही सरेकुना अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, यूनानी और अरमाइक, इसलिए इसे द्विभाषी अभिलेख भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजते हैं, ये पुत्र है और संघमित्रा पुत्री है। वही महारक्षित की बात करें, महारक्षित को यवन प्रदेश भेजे थे, मंझिक को हिमालयवर्ती प्रदेश धर्म प्रचार के लिए। प्रश्न संख्या 31, कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। स्वामी अर्थात राजा, ये तो है। दूसरा नंबर पे अमात्य भी है, मतलब मंत्री, ये 3 नंबर पे है। दुर्ग अर्थात किला, ये भी है। सामंत नहीं है। पहले सातों में कौन कौन है, 7 को क्या क्या है वो देख लेते हैं। 1 नंबर पे तो राजा स्वामी हो गया, 2 नंबर पे अमात्य हो गया मंत्री, और 3 नंबर पे हो गया जनपद यानी कि क्षेत्र, 4 नंबर पे ये दुर्ग किला हो गया। 1 मिनट अच्छा से लिख लेते हैं। 1 नंबर पे राजा हो गया, 2 नंबर पे अमात्य हो गया, 3 नंबर पे हो गया जनपद, 4 नंबर पे दुर्ग हो गया, 5 नंबर पे कोष या खजाना हो गया, 6 नंबर पे विधि कानून दंड हो गया, 7 नंबर पे लास्ट में 7वां अंग मित्र को बताया गया है। मित्र यानी सहयोगी, तो इसमें कौन शामिल नहीं है? सामंत। ये सप्तांग सिद्धांत 7 याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 32, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? समाहर्ता का काम क्या था? मतलब ये टैक्स का कलेक्शन करना था। वर्तमान के जो वित्त मंत्री होते हैं वही उस समय के मुख्य कर संग्रहकर्ता जैसा था। इसका मुख्य कार्य रहता था कि पूरे साम्राज्य से आय व्यय का लेखा जोखा करना और वही राजस्व वसूल करना। प्रश्न संख्या 33, सन्निधाता किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? ये राजकीय कोष यानी ट्रेजरी का था। इसका उत्तरदायित्व था कि राजकीय खजाना और भंडार गृह की सुरक्षा और प्रबंधन करना। प्रश्न संख्या 34, मौर्य काल में कंठक शोधन किस प्रकार के न्यायालय थे? तो कंठक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। इसमें मार पीट अपराध वाले आपराधिक मामला देखा जाता था। वही दीवानी न्यायालय जो था उसको धर्मस्थलीय न्यायालय कहा जाता था। धर्मस्थलीय न्यायालय।
प्रश्न संख्या 35। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर जो होते थे उनको गुड पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को, ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए गुड पुरुष का शब्द का प्रयोग किया गया है। वही जो गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उनको कहा जाता था महामात्य सर्प। महामात्य सर्प, ये मुख्य अधिकारी को, गुप्तचर विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था मुख्य अधिकारी को। प्रश्न संख्या 36। रूपदर्शक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो ये सिक्कों का परीक्षण करते थे। जो मौर्यकालीन मुद्रा होता था उसकी शुद्धता को जांच करना, उसकी बनावट को जांच करना, ताकि जाली सिक्के पर रोक लगाया जा सके। इसके लिए रूपदर्शक अधिकारी होते थे सिक्कों का परीक्षण करने के लिए। प्रश्न संख्या 37। मौर्य प्रशासन में नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इनको नागरक कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में नगर के जो शासन का प्रमुख होते थे उनको नागरक कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्य का एक मंडल होता था जो कि 6 समिति में बटा हुआ था, ये मेगास्थनीज के अनुसार। प्रश्न संख्या 38। सैन्य विभाग की देखरेख करने वाली परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे? तो ये 30 सदस्य होते थे। 30 सदस्य होते थे और ये 5-5 सदस्य बटे रहते थे। 5-5 सदस्य और 5-5 सदस्य करेंगे तो 6 समिति बन जाएगा। 6 समिति जिसमें कि होता था पैदल सेना होता था, घुड़सवार होता था, हाथी होता था, रथ होता था, नौसेना होता था और रसद होता था। पैदल सेना होता था, घुड़सवार होता था, हाथी, रथ, नौसेना और रसद होता था। प्रश्न संख्या 39। मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण राजा तक्ष के द्वारा करवाया जाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और ये जो तक्षशिला था वो शिक्षा, दर्शन और राजनीति का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। और यहीं के आचार्य थे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करते हैं। चाणक्य। प्रश्न संख्या 40। सीता शब्द का मौर्य प्रशासन में क्या तात्पर्य था? तो ये राजकीय भूमि से होने वाली आय थी सीता। मौर्य काल में जो भूमि सीधे राजा के नियंत्रण में होता था उसको सीता कहा जाता था, और उस भूमि से जो भी टैक्स का कलेक्शन होता था उसको सीता आय कहा जाता था। प्रश्न संख्या 41। बिष्टी का अर्थ मौर्य काल में क्या था? बिष्टी का अर्थ था बेगार। बेगार यानी निःशुल्क श्रम। इसमें क्या होता था, मौर्य काल में बिष्टी का अर्थ जनता द्वारा जो राज्य के लिए किया जाने वाला जो अनिवार्य और मुफ्त काम था उसको ही वर्तमान भाषा में बेगार कहा जाता है। मतलब कि उसमें कोई पैसा नहीं मिलता था और लेकिन अनिवार्य रूप से करना था ये काम को। प्रश्न संख्या 42। मौर्य काल में बाट और माप का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ये पोताध्यक्ष कहलाता था, पोतवाध्यक्ष। व्यापार वाणिज्य में पारदर्शिता रखने के लिए पोतवाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य होता था कि बाट और माप के पैमानों का निरीक्षण और नियंत्रण करें। निरीक्षण करने का भी और कंट्रोल करने का भी। निरीक्षण और नियंत्रण। वही पन्याध्यक्ष जो हो गया वो वाणिज्य विभाग का प्रधान हो गया। दूसरा सूत्राध्यक्ष नहीं, सूराध्यक्ष होता है, शराब एवं मदिरा विभाग का हो गया। फिर गणिकाध्यक्ष, ये हिसाब किताब रखने वाले होते थे। प्रश्न संख्या 43। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज जो होता है वो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित करता है, जिसमें कि होता है दार्शनिक होते हैं, किसान होते हैं, अहीर होते हैं, सभासद होते हैं,
निरीक्षक होते हैं। और क्या क्या बच गया? किसान हो गया, हीरो हो गया, निरीक्षक हो गया, कारीगर एक बच गया, कारीगर हो गया, और एक बच गया सैनिक। दार्शनिक, किसान, अहीर, सभासद, निरीक्षक, कारीगर और सैनिक। प्रश्न संख्या 44। रज्जुक कौन थे? रज्जुक जो थे वो मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। रज्जुक अशोक के जो तीसरा अभिलेख शिलालेख है उसमें रज्जुक नाम अधिकारियों का उल्लेख है। ये आधुनिक जिलाधिकारी यानी डीएम की तरह थे। जो वर्तमान में डीएम का काम होता है वही उसमें मौर्य शासन में जो अधिकारी रज्जुक होते थे वो करते थे, जिन्हें राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त था इनको, रज्जुक को। और इसकी चर्चा मिलती है अशोक के तीसरे शिलालेख में। प्रश्न संख्या 45। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कलिंग प्रांत की राजधानी क्या थी? तो जो कलिंग की राजधानी थी वो तौसाली थी। अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था और कलिंग जो पूर्वी प्रांत की राजधानी तौसाली थी, जो कि वर्तमान में ओडिशा के आसपास स्थित है। प्रश्न संख्या 46। मौर्य काल में प्रचलित पन किस धातु का सिक्का था? ये जो पन था ये चांदी का बना हुआ था और इसका वजन लगभग होता था 3 या 4 तौला होता था। इसके अलावा जो सोने के सिक्के था उसको स्वर्ण कहा जाता था, स्वर्ण, और तांबा के सिक्का को कहा जाता था मासक। प्रश्न संख्या 47। अशोक के स्तंभों के लिए पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे? ये चुनार, मिर्जापुर से मंगवाए जाते थे। ये अशोक का जो एकास्म स्तंभ है, एकास्म स्तंभ यानी एक ही पत्थर से बना हुआ, वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो स्थित चुनार की खान से है वहाँ से मंगवाया जाता था। और इन पत्थर पर इतनी शानदार पॉलिश की जाती थी कि वो धातु की तरह चमकता था। प्रश्न संख्या 48। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश मूल रूप से किसने बनवाया था? तो ये अशोक बनवाए थे। मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिले है, रायसेन जिले में ही सांची का महान स्तूप है, अशोक द्वारा बनवाया जाता है। और उस समय यह ईंटों से बना था छोटा स्तूप, पहले ईंटों से बना था छोटा स्तूप, और इसका बृहत रूप प्रदान करते शुंग काल में जो है इसमें पत्थर से घेरा किया गया, शुंग काल में, और बड़ा किया गया। प्रश्न संख्या 49। ब्रावर ने आजीविकों के लिए कौन सी गुफा नहीं बनवाई थी? जैसा कि देखे थे कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, तो अपने पिता के सम्मान में ही अशोक जो है आजीविकों के लिए ब्रावर की गुफाएं में निर्माण करवाते हैं, सुदामा का, कर्ण चौपर का और विश्व झोपड़ी का। लेकिन ये जो लोमस ऋषि गुफा है ये नागार्जुनी पहाड़ी में इसका निर्माण उनके पोता दशरथ के द्वारा करवाया जाता है। प्रश्न संख्या 50। मौर्य काल की सबसे उत्कृष्ट मूर्ति दीदारगंज यक्षी किस स्थान से मिली है? तो ये पटना से मिला है। दीदारगंज यक्षी की मूर्ति जो कि वर्तमान के दीदारगंज से प्राप्त हुई है या वर्तमान में रखा गया है पटना म्यूजियम में। प्रश्न संख्या 51। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह पीठ सटाकर बैठे हुए हैं? तो ये 4 सिंह है सारनाथ के स्तंभ पर जो एक दूसरे की ओर पीठ सटाकर बैठे हैं। यह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का। यही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। चलिए प्रश्न संख्या 52। मौर्य काल में जहाज रानी पर किसका नियंत्रण था?
तो ये राज्य का नियंत्रण होता है चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्य काल में नौवहन, शिपिंग और विदेशी व्यापार पर राज्य का ही नियंत्रण होता था। नवाध्यक्ष नामक अधिकारी बंदरगाहों और जहाज़ों की देखभाल करते थे। नवाध्यक्ष नामक अधिकारी। प्रश्न संख्या 53। एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का संबंध किससे था? ये जो एग्रोनोमोई होता था वो मार्ग निर्माण यानी रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक में लिखे हैं कि एग्रोनोमोई जो है नामक अधिकारी वो वर्तमान के लोक निर्माण विभाग यानी कि जो PWD होता है उसकी तरह उस समय सड़कों के निर्माण और उनकी दूरी मापने वाले पत्थर लगवाने का कार्य करते थे। प्रश्न संख्या 54। मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? तो शिकार भी करते थे लोग, घुड़दौड़ भी करते थे, परिवहन यानी उपर्युक्त सभी। मौर्यकालीन समाज जो था वो उत्सव प्रिय था। लोग मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, दौड़ करते थे, कुश्ती करते थे और परिवहन करते थे। राजा स्वयं भी शिकार किया करते थे। प्रश्न संख्या 55। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? तो ये कुल टोटल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। मेगास्थनी जबकि कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, जिसमें कि युद्ध में बंदी बनाकर या ऋण न चुकाने पर दास बनाया जाता था। जो भी युद्ध में बंदी बनाया जाता था या फिर जो ऋण नहीं चुकाता था उसको दास बना लिया जाता था। ये चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी भारत में। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। प्रश्न संख्या 56। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होते हैं। मौर्य वंश का शासन लगभग 137 वर्ष तक चलता है, 322 BC से लेके 185 BC तक। और इस महान वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होते हैं, जो कि एक कमजोर शासक सिद्ध होते हैं और साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या 57। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? ये पुष्यमित्र शुंग करते हैं। शुंग वंश के संस्थापक हैं ये। शुंग वंश के संस्थापक 185 BC में। और ये बृहद्रथ का जो है सेनापति हुआ करते थे और सैन्य निरीक्षण के दौरान ही राजा बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं और मगध पर एक नए ब्राह्मण राजवंश शुंग वंश के नींव डालते हैं। प्रश्न संख्या 58। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये शुंग वंश का शासन स्थापित होता है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। पुष्यमित्र शुंग इसकी स्थापना करते हैं। पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म का फिर से पुनरुद्धार किए और 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाते हैं। प्रश्न संख्या 59। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? जो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है वो किस देश का निवासी था? ये यूनान के थे। मेगास्थनीज जो थे वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। और ये लगभग 304 BC से लेकर 299 BC के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे 5 वर्ष तक। 304 BC से लेकर 299 BC तक। प्रश्न संख्या 60। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? रुम्मीदेई अभिलेख। और इस रुम्मीदेई अभिलेख जो है वो नेपाल की तराई में स्थित है। नेपाल की तराई में यह एकमात्र आर्थिक लेख है, क्योंकि इसमें बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण वहाँ के जो टैक्स है कम करने की घोषणा भी की गई है। और रुम्मीदेई अभिलेख से ही पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक शहर में हुआ है। प्रश्न संख्या 61। भामह के अनुसार मौर्य काल में कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र नहीं था? पहले कौन था वो देखते हैं। इसमें तक्षशिला था,
उज्जैन भी था, वाराणसी भी था। और ये जो नालंदा है ये तो गुप्त काल में बना था। मौर्य काल में जो है तक्षशिला, उज्जैन शिक्षा, ये सब शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ही हुई थी 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा, अर्थात ये नहीं था। प्रश्न संख्या 62, अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि पर रोक लगाने का वर्णन है? तो पशु बलि पर जो रोक लगाने का वर्णन किया गया है वो प्रथम शिलालेख में किया गया है। वही इसमें चिकित्सालय की बात की गई है, चिकित्सालय की, और इसमें महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, महामात्रों की। और इसमें अपने पड़ोसी राज्यों से जो है शिष्टाचार भेंट मुलाकात की बात की गई है, शिष्टाचार भेंट मुलाकात नवम शिलालेख से। और प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाने की बात की गई है। इसमें कहा गया था कि राजकीय रसोई में अब केवल 2 मोर और 1 हिरन ही मारे जाएंगे और भविष्य में इसे भी बंद कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 63, मौर्य काल में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इस सहगोरा और महास्थान अभिलेख से मिलता है, जो कि बांग्लादेश में। और सहगोरा यूपी के गोरखपुर और बांग्लादेश के महास्थान अभिलेख से जो है ताम्रपत्र लेखों से पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल पड़ा था तो राज्य की ओर से अन्न के कोठार खोल दिए जाते हैं और जनता की मदद की जाती है। प्रश्न संख्या 64, चाणक्य का एक अन्य नाम अंशु या विष्णुगुप्त के अलावा क्या मिलता है? चाणक्य का जो एक अन्य नाम है अंशु या विष्णुगुप्त, उसके अलावा क्या मिलता है? तो ये मिलता है पच्छिल स्वामी। चाणक्य के इतिहास में कई नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, इसके साथ पाछिल स्वामी, कामंदक के नीतिसार में इनके इन विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। नीतिसार को लिखे हैं कामंदक। इसमें चाणक्य का एक अन्य नाम पाछिल स्वामी भी मिलता है। प्रश्न संख्या 65, मौर्य काल में बलि क्या थे? मौर्य काल में बलि जो था वो एक प्रकार का टैक्स था और ये एक अनिवार्य धार्मिक कर था, यानी कंपलसरी था। अशोक जब बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा करते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए इस बलि कर को पूरी तरह माफ़ कर देते हैं और इस बात की जानकारी मिलती है रूमी देई अभिलेख से। प्रश्न संख्या 66, कलिंग युद्ध की तिथि क्या मानी जाती है? कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 BC में हुआ था, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध के भीषण रक्तपात के कारण अशोक का हृदय प्रवर्तित हो जाता है और ये भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाते हैं। भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध की नीति, वही धम्म घोष का मतलब होता है धर्म की नीति। प्रश्न संख्या 67, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली सफलता किस वर्ष मिली? ये 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ते हैं जेम्स प्रिंसेप, 1837 ईस्वी में, जो कि पहली बार दिल्ली टोपरा स्तंभ पर जो अंकित था ब्राह्मी लिपि, उसी को पढ़ा गया, जिससे कि अशोक के इतिहास और उसके महान कार्यों के बारे में दुनिया को पता चलता है। मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? ये जो सूत्राध्यक्ष थे वो कताई और बुनाई करते थे, कटाई और बुनाई। मौर्य काल में जो वस्त्र उद्योग था बहुत उन्नत था। सूत्राध्यक्ष वो अधिकारी थे जो कि कटाई और बुनाई के कार्यों का निरीक्षण करते थे और उस उद्योग को व्यवस्थित रखते थे। प्रश्न संख्या 69, अशोकवदान के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? ये लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए हैं। बौद्ध धर्म की परंपरा और अशोकवदान जैसे ग्रंथ के अनुसार जो है
इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक जो है बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए पूरे साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। प्रश्न संख्या 70, मौर्य काल में पन का भार कितना होता था? ये जो मौर्य काल में पन होती थी मानक मुद्रा, इसका वजन लगभग 3 से 4 तोला होता था, जो कि लगभग 56 ग्रेन या फिर कह सकते हैं 3.5 ग्राम चांदी के बराबर होता था। प्रश्न संख्या 71, मौर्य काल में गुढ़ पुरुष के कितने प्रकार थे? ये जो गुढ़ पुरुष थे ये 2 प्रकार के थे, संस्था और संचार। और संस्था जो होते थे वो एक ही जगह पे रुक करके देखते थे, देख रेख करते थे। वही संचार जो होते थे वो घूम घूम कर जासूसी करते थे, पूरे देश में घूम घूम कर जासूसी करते थे। घूम घूम कर जो करते थे वो हो गया संचार, और संस्था एक ही जगह पे अस्थायी रूप से रुक कर। प्रश्न संख्या 72, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसे चोरों से अधिक खतरनाक बताया है? भ्रष्ट अधिकारियों को। चाणक्य ने भ्रष्टाचार के प्रति बहुत कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जिस प्रकार जीभ पर रखे शहद को चखने से रोकना कठिन है, उसी प्रकार राज्य अधिकारियों द्वारा जो है सरकारी धन का थोड़ा भी उपयोग न करना असंभव है। इसलिए उन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, और इसी के कारण अर्थशास्त्र में चोरों से भी अधिक खतरनाक भ्रष्ट अधिकारियों को बताया गया है। प्रश्न संख्या 73, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसे भेजा था? तो ये डायोनीसियस को भेजते हैं। डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा जाता है इनके द्वारा। एंटियोकस फर्स्ट के द्वारा, जो कि सीरिया के राजा थे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। वही राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस में भेजते हैं डायोनीसियस को। प्रश्न संख्या 70, मौर्य काल में देवमातृक भूमि किसे कहा जाता था? ये जो देवमातृक भूमि था वो वर्षा पर आधारित भूमि था। वही सिंचाई पर आधारित भूमि को कहा जाता था वो देवमातृक भूमि, जहाँ पे कि बिना वर्षा के भी अच्छी फसल उपजाई जा सकती थी। प्रश्न संख्या 75, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में किसने की थी? ये टी फैंथलर करते हैं, जबकि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त होता है। और ये जो है ये सबसे पहले पढ़ते हैं दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख की ही सबसे पहले खोज भी की गई थी टी फैंथलर के द्वारा। और हालांकि ये इसे पढ़ नहीं पाए थे, बाद में जेम्स प्रिंसप 1837 ईस्वी में इसको पढ़ पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।